ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम। ओके चलो, नाउ वी ऑलरेडी सॉ व्हाट अकाली दल डिड जस्ट टू एस्टेब्लिश देयर वोट बैंक। उन लोगों ने जो चीज़ें की, जो रेजोल्यूशन पास किया, दैट स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान डिमांड। ओके, जिसको वापस एक इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग दैट डिमांड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दैट डिमांड। क्यों? वोट बैंक बचाना था। ओके, तो फिर क्या हो गया? दे रिसोर्टेड टू स्लोली एंड स्टडली स्टार्टेड टू सपोर्ट टेररिस्ट दैट वे डिमांडिंग सेपरेट खालिस्तान। मतलब देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट कर रहे थे। बराबर, आज भी हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट वो अलग ही कंसेप्ट है। यू विल डू दैट इन पॉलिटिकल साइंस जब तुम लोग करोगे ना। अभी पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी तुम लोग को यहाँ से चालू हो गया है। 9th के अंदर इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन 10th के अंदर आने वाला है। Okay, so we finished up to here that some of the terrorists they took control of the Golden Temple and they converted into a fort. उसको किला बना दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। So this was a major challenge for Indian democracy. कुछ गुंडे या टेररिस्ट अगर जाके जैसे ताजमहल होटल में बैठ जाते तो हम लोग उनको बोल सकते थे क्या, ठीक है आगे आना, ताजमहल होटल में बैठा ना, एन्जॉय द फूड, एन्जॉय करो, उधर पिकनिक बनाओ 4-5 दिन और अपने अपने घर पे चुपचाप चले जाओ। हम लोग ने ऐसा बोला था? नहीं बोला था। अंदर घुस के टेररिस्ट को मारना तो पड़ेगा ना। देश की इज़्ज़त का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है। सिमिलरली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज एंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बार। नाम याद रखो, कुलदीप सिंह बार, अगेन अ पंजाबी। ही वॉज गिवन अ टास्क टू सेव द गोल्डन टेम्पल एंड गेट द टेररिस्ट हाइडिंग इनसाइड द टेम्पल आउटसाइड। अभी टेररिस्ट है तो खामोशी से उन लोगों को बाहर बुलाएंगे तो आने वाला तो है नहीं। बराबर है। सो दे स्टार्टेड एन ऑपरेशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑन 3rd June 1984। ये याद कर लो, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड द डेट ऑफ ऑपरेशन। ओके, बिकॉज इट कैन कम एज अ मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक या फाइंड द ऑड वन आउट के अंदर भी तुमको ये एक आध ऑप्शन डाल के दिया जा सकता है। ओके, सो माइट कम एज एन ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर यू, बट यू हैव टू रिमेंबर द डेट। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज डन ऑन 3rd June 1984। द मिशन इट स्टार्टेड एंड इट एंडेड ऑन 6 June, मतलब 3 दिन तक ये ऑपरेशन चला था। इन दिस फंक्शन विद ग्रेट रिस्ट्रेन, बहुत मेहनत के बाद, द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ किसका? बिदरन वाले एंड अदर टेररिस्ट। ओके, दे वर टेररिस्ट, लेकिन पंजाबी लोगों की नज़रों में क्या था? ही वॉज संत। दे ऑलवेज कॉल्ड हिम एज संत जनरल सिंह भिंद्रनवाला। बराबर, भिंद्रनवाला। You already saw he was a son. Though the terrorists were killed in 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. Why? Because they उनको क्या लगा कि हमारे संत महात्मा को मार दिया। बराबर, और वापस से एक बार इन लोग ने सेम चीज़ किया, सेम गलती वापस किया। they took Golden Temple into control once again. So at that time again the same activity was done by army and that operation was called Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishing of peace in Punjab picked up momentum. Because 2 बार ऑपरेशन फेल हुआ, टेररिस्ट लोगों ने 2 बार गोल्डन टेम्पल को कंट्रोल में लिया, लेकिन अपने इंडियन आर्मी ने दिखा दिया उनको हु इज़ द बॉस। बराबर, सो दे रियलाइज कि भैया अभी जो है आर्मी के टक्कर में हम लोग नहीं हैं कुछ भी, सो वी कैनॉट डू दिस अगेन एंड दे स्टॉप्ड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी अगेन। और दोबारा कभी उन लोग ने गोल्डन टेम्पल पे हमला करके उसको कंट्रोल में लेने का कोशिश नहीं किया। नाउ दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, अ मिलिट्री एक्सपेडिशन टेकन अप विथ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन ऑपरेशन अंडरटेकन टू इवेक्ट द टेररिस्ट हाइडिंग द गोल्डन टेम्पल। बराबर, ऑपरेशन को एक नाम देता है हमेशा आर्मी वाला लोग। बराबर, वो तो तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, बिकॉज यू हैव सीन मूवीज़ लाइक चाइना गेट। बराबर, सो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का टाइटल क्या रहता है, कैसा दिया जाता है। इश्यूज़ कंसर्निंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अभी पंजाब का उधर जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज विद द डेथ ऑफ दिस भिंद्रन वाले द एक्टिविटी, द टेररिस्ट एक्टिविटी मोर और लेस वॉज सबड्यूड। लोगों को अकल आ गया कि भाई येस, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द कंट्री, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड लेट्स एन्जॉय वट एवर द पावर्स गिवन टू अस एंड एन्जॉय, स्टे विद इन आवर लिमिट। अपना अपना लिमिट में रह के अपना अपना पावर्स एन्जॉय करो। एंड स्लोली एंड स्टेडली पीस वॉज रिस्टोर्ड इन पंजाब। सब कुछ ठीक हो गया। बराबर, लेकिन ये इतना आसानी से ठीक नहीं हुआ। ये
इसके लिए हमको हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर इंदिरा गांधी जी के, क्या बोलते हैं ना, इंदिरा जी को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी उसकी. विल कम टू दैट लेटर इज इन दिस चैप्टर इटसेल्फ आई सपोज. ओके, बट लास्ट चैप्टर के अंदर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ फीडबैक ऑफ दैट. वाई? बिकॉज सरदार फेल्ट कि हमारे मंदिर को अपवित्र किया, उधर खून खराबा करके अपवित्र हुआ हमारा मंदिर. सो वन ऑफ द बॉडी गार्ड टुक रिवेंज एंड ही मर्डर्ड इंदिरा गांधी. ही शॉट इंदिरा गांधी. जो सिक्योरिटी के लिए बॉडी गार्ड था उसी ने शूट कर दिया. ओके, इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ ईस्ट इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. बराबर. नाउ सिक्किम वॉज अ स्टेट विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश. आफ्टर दैट दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. दे लाइक्ड इंडिया, इसलिए दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन बोलता है ना, जिधर लालची लोग रहता है उधर कुछ ना कुछ लफड़ा फिर चालू हो जाता है, प्रॉब्लम चालू ही हो जाता है. इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट. ये सब जितना भी स्टेट्स है दे आर ऑल बॉर्डर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इन देयर बॉर्डर देयर आर सम डिफरेंट कंट्रीज. सिक्किम के बाजू में चाइना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. वी आर नॉट डिस्कसिंग ज्योग्राफी राइट नाउ. ओके, दीज स्टेट्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी. दे डोंट लुक लाइक दी नॉर्मल इंडियन. जैसा हम लोग दिखता है अपना नाक नक्शा जैसा है वैसा नहीं है. ओके, यू नो द people like Assam, people of Assam, Sikkim, etc., etc. These people, they look more or less like Nepalis. Okay, not even like normal Nepalis. The original Nepalis, जो they have a Mongolian face. When you go into Nepal, एकदम इंटीरियर में जाएगा ना, तो you come across people, Nepali people, which have a Mongolian face. Okay, तो मतलब इनका एथनिसिटी तकरीबन वैसा ही है. एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उनका कल्चर भी अपना लोगों से अलग है. ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज दैट? पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री. वो लोग अपने आप को, दो दे वर अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट दे ऑलवेज थॉट दैट हम लोग को निगलेक्ट किया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक सही भी था. सो जस्ट टू रिमूव ऑल दोज पर्टिकुलर डिफरेंसेज, व्हाट नेहरू जी डिड, ही formed the North East Frontier Agency, NEFA, NEFA, full form North East Frontier Agency. Okay, comprising of the territories of Sino-India border, यानी चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जितना स्टेट था वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए स्पेशली ये एजेंसी फॉर्म किया गया, विच विल वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टेट. दिस वॉज made by whom? Pandit Jawaharlal Nehru. He took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts. वो उधर ऐसा भी tribes और जंगली लोग रहता था. Okay, they used to just live on, they hunt and they used to live. जो शिकार मिला उसको पका के खाओ, वैसा टाइप का मतलब जंगली लोग रहता था. हिंदी मूवीज़ में देखा है ना, स्पेशली द सॉन्ग यू कैन रिमेंबर, झिंगा लाला. ओके, हाँ, वैसा ट्राइब्स था उधर. स्पेशल प्रोविजंस वर मेड विथ रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज इन Schedule 6 of the Indian Constitution in 1965, and the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs. ये एक ही गलती था जो पंडित नेहरू जी ने किया था. ओके, he gave the responsibility of administrating the area to the Ministry of External Affairs. What is the Ministry of External Affairs? Ministry of External Affairs is the ministry which handles the affairs with the foreign countries, relation with the foreign countries, development etc etc. External affairs हो गया. It should have been given to extensively to the Ministry of Home. Okay, Home Ministry को अगर ये देता था तो ज़्यादा अच्छा रहता था, but Home Ministry was already very much busy dealing with these kind of issues of पंजाब में अनरेस्ट, कश्मीर में आतंकवाद, इधर ये वो वगैरह बहुत ज़्यादा लोड था. Okay, so he may had his own reasons for doing this, but this proved to be a wrong thing. And the North Indian State Council जो 1971 में जो एक्ट बनाया था उन्होंने, okay, in spite of making this act and good efforts, what people in the Northeast India, they started believing that Ministry of External Affairs has been given to handle our affairs. That means we are not a part of India, we are being treated as outsiders. बराबर सोच में फ़र्क हो जाता है ना.
होता है नहीं होता है। अगर महाराष्ट्र को भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में डालेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, साला होम मिनिस्ट्री हमको क्यों नहीं देख रहा है, आर वी नॉट अ पार्ट ऑफ द होम, आर वी आउटसाइडर्स, सेम थिंग उनको भी लगा। एंड फिर प्रॉपर उधर अनरेस्ट, मतलब प्रॉपर नहीं, मतलब उधर एक अनरेस्ट चालू हो गया। ओके, मिज़ोरम, मिज़ोरम का अलग ही प्रॉब्लम था। इन दीज देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड एज मीज़ो। ओके, मीज़ो जैसा नेपाल में नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली बोलता है, महाराष्ट्र में लोगों को मराठी बोलता है, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी बोलता है, तमिल में रहने वाले लोग तमिलियन है, वैसा ही मिज़ोरम में रहने वाली जो ट्राइब था दे वर कॉल्ड एज मीज़ो। ओके, द ट्राइब वाज नोन एज मीज़ो। ओके, एंड ये मीज़ो मेजॉरिटी एरिया किधर था, लुशाई हिल्स। व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1954, सब स्टेट्स का बॉर्डर फिर से डिफाइन किया गया। मीज़ो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनोमस मीज़ो प्रोविंस, मतलब इनको भी आज़ाद मिज़ोरम चाहिए था। ऑटोनोमस, व्हाट डू यू मीन, ऑटोनोमस इज़ अपने आप में अलग प्रोविंस, अलग कंट्री, कोई तुम्हारा दिल्ली का दखल अंदाजी नहीं रहेगा। वी वॉन्ट आवर ओन सेपरेट कंट्री। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम एक्सपीरियंस सीवियर ड्राउट। ड्यूरिंग दिस फैमिन अ मिज़ो लीडर लाल देंगा, हिज नेम इज़ लाल देंगा। ओके, वियर्ड नेम है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। उसने क्या किया ड्यूरिंग दिस फैमिन, यानी सूखे के टाइम पे ही सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट, बहुत मदद किया उसने अपना कम्युनिटी का, वो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर मदद किया है तो पीछे कुछ ना कुछ तो एम रहेगा। फ्री, देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड एज फ्री लंच, फोकट में किसी को कोई कुछ नहीं देता है। इन 1961, एसी का रिमोट की तरह बंद कर, बहुत ठंडा हो गया। ओके, इन 1961 लाल देंगा एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मीज़ो नेशनल फ्रंट, बराबर MNF। तो उसने जो सेवा किया था उसका मेवा खाने का टाइम आ गया। व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिज़ोरम। अभी तक वो लोग सिर्फ डिमांड कर रहा था मीज़ो का अलग एरिया चाहिए, उसने नाम भी डिक्लेयर कर दिया, ग्रेटर मिज़ोरम, एन इंडिपेंडेंट नेशन टू बी कार्व्ड आउट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मीज़ो मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द लुशाई हिल्स। उसने बोल दिया त्रिपुरा, मणिपुर एंड जो लुशाई हिल का एरिया है मिज़ोरम का, ये सब मिला के ग्रेटर मिज़ोरम करके हमको एक अलग सेपरेट कंट्री चाहिए, बराबर। इधर भी टुकड़े टुकड़े गैंग केम इनटू एक्शन। इन मार्च 1966 मीज़ो नेशनल फ्रंट अनाउंस द एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिज़ोरम। उन लोग ने डिक्लेयर कर दिया कि हम मिज़ोरम को इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन वेरी फॉर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियन। आर्मी वगैरह भेज के उन लोगों को ठीक किया उनका दिमाग। और जब ये सिचुएशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया, जब शांति हुआ, द मीज़ो मेजॉरिटी एरिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। उसको दिल्ली ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, इंदिरा गांधी ने। ओके, एंड व्हाट दे डिड, तभी तक फिर थोड़ा वो सब मैटर कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि जिसने जिसने ये किया था उधर बगावत की थी, उसको इंदिरा गांधी ने सप्रेस कर दिया। ओके, विच वॉज अगेन, मतलब क्या है, डू यू थिंक कि ये आदमी लाल देंगा चुप बैठा रहेगा? उसका जो भी करने का था, बोलता है ना, देयर इज़ अ कहावत कि भाई आदमी सुधर सकता है, उसका ज़बान सुधर सकता है, लेकिन उसका फितरत चेंज नहीं होता है, नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। ओके, तो ही कंटिन्यूड विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इंटरनली, ही वॉज डूइंग दैट। इन 1985, सिंस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, he went to that particular states and he had an agreement with Mizo National Front, MNF, barabar, created by Lal Denga, and Mizoram was given a status of full-fledged state. Now what was that? Lal Denga started demanding separate Mizoram, greater Mizoram, a different country. Why? Because उसके दिल में लालच था मिज़ोरम पे राज करने का. He wanted to be the ruler for Mizoram. Okay, Prime Minister Rajiv Gandhi was very smart. He clearly identified कि भैया हाँ ये इसका लालच है, इसका ये जो करना चाहता है ये मतलब कुछ नहीं है, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या मिज़ो प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, इसको बस सत्ता का लालच आ गया है दिमाग में। इसीलिए उसने सूखे के टाइम पे लोगों का मदद किया था ताकि उनका दिल और वोट जीत के वहाँ का लीडर बन सके, बराबर। अगेन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट।
दिल्ली वाला उस एरिया को रूल करना चाहता है, मिज़ो के अंदर लाल देंगा वहाँ अपना राज करना चाहता है. सो व्हाट राजीव गांधी डिड, ही वेंट देयर, मेड एन एग्रीमेंट विद मिज़ोरम विद द MNF. ओके, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट किया और मिज़ोरम को ही प्रोवाइडेड, ही गेव अ कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेटहुड प्रोवाइड कर दिया एंड डिक्लेयर कर दिया कि मिज़ोरम इज़ अ फुल फ्लेज स्टेट एंड नो मोर दिल्ली विल नॉट रूल दैट पर्टिकुलर स्टेट. रैदर वहाँ पर इलेक्शंस हुआ और इलेक्शंस होने के बाद में लाल देंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट. चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उसको रूल करने का मौका मिल गया. ऑटोमेटिकली वो MNF ये वो वगैरह जो भी था, ओके, सेपरेट इंडिपेंडेंट लैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ स्टोरी ख़त्म हो गया. उसके बाद लाल देंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो मतलब फाइनली क्या था, भोला भाला पब्लिक को भड़का के उसको लीडर बनना था, वो बन गया आफ्टर ऑल. सेम थिंग हैपेंड विथ नागालैंड ऑल्सो. ओके, नागालैंड के अंदर देर आर पीपल नोन एज द नागा ट्राइब. ओके, दे आर कौन, वो लोग क्षत्रिय लोग हैं, दे आर फाइटर ट्राइब्स. और फाइटर ट्राइब, जो फाइटर ट्राइब रहता है उसको कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं रहता है. उन लोग का दिमाग क्या रहता है, बहुत हाइपर रहता है ऑलरेडी. ओके, दे वर सेटल्ड इन द ईस्टर्न हिमालयस, द नागा हिल्स बॉर्डर अक्रॉस आसाम एंड म्यांमार. ओके, आसाम एंड म्यांमार बोले तो क्या हो गया, बर्मा, आज का बर्मा. ओके, उसका बॉर्डर के ऊपर वो लोग, जो उधर का बॉर्डर्स में जो हिमालयन हिल्स था, हिमालय हिल्स, उसके अंदर उन लोग रहता था. सो इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ, ओके, कुछ पढ़े लिखे उसके अंदर से जो यूथ था, दे एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज नागा नेशनल काउंसिल, NNC. NCC नहीं है ये, NNCA, नागा नेशनल काउंसिल. फुल फॉर्म अपना अपना ट्यूशन बुक में लिख के ले लो. एंड व्हाट दे डिड लेटर, दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड, कि हम लोग नागालैंड को अलग करेगा. They were led by a person by the name Angami Zapu Fizo. His name is Angami Zapu Fizo. ये स्पेलिंग लर्न कर लो, याद से लिख लो. ओके, द नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन इन नागालैंड इन 1955. ओके, they happen to be the local Nagas and the soldiers of the Assam Rifle. ओके, स्किर्मिशेस हुआ. स्किर्मिशेस मतलब झड़प. वी कैनॉट से अ वॉर, बट लेकिन जो बोलता है ना, अक्रॉस द बॉर्डर झड़पा झड़पी होता है, आपस में मारा मारी, क्रॉस फायरिंग होता है. सच थिंग्स हैपेंड बिटवीन द लोकल नागाज एंड द सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल. मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द स्क्रिमेज. सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल. ओके, आर्मी भेज के उन लोग को बर्बाद कर सकता था, लेकिन then the Delhi government started talking with those people, NNC. Okay, they decided to give Naga majority territory the status of union territory. उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, उसको यूनियन टेरिटरी किया, जैसा मिज़ोरम को किया था. They did the same thing to Nagaland. Later on, जब थोड़ा कंडीशन स्टेबलाइज हुआ, then Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the फिर वहाँ पर फुल स्टेट उन लोग को, उसने को स्टेट क्या दिया, स्टेटहुड दिया. They declared Nagaland as a state of India. Conducted elections over there, and from there again the Naga majority territory, and this is Yuan Sang. Okay, the pronunciation is Yuan Sang. T silent है, Yuan Sang. Yuan Sang. Pronunciation वरती लक्ष दिया, Yuan Sang. Okay, this is also an area, Naga majority territory and Yuan Sang को मिला के वहाँ पर इलेक्शन किया, जिसके अंदर that particular party NNC, they came into power and they made their own CM. Okay, CM कौन बना वो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी था, if they are asking for a different country, separate नागालैंड वो लोग जो डिमांड कर रहा था, फाइनली किधर जाके एंड हुआ, जब उनके अंदर से ही उनके पार्टी में से कोई लीडर बैठ गया सत्ता में, सत्ता हाथ में आ गया, तो सेपरेट नागालैंड सब भूल गया. बराबर है. अल्टीमेटली क्या हुआ, सत्ता का लालच इधर भी काम कर रहा था, अलग से कुछ भी नहीं था. ओके, सत्ता का लालच रहता है, हर किसी में रहता है. इवन स्कूल लेवल पे आपने देखा रहेगा, इफ़ टीचर सेज क्लास में मॉनिटर किसको बनना है, वी विल मेक एन इलेक्शन, यू विल सी दैट इवन द बैक बेंचर्स भी खड़ा हो जाता है. द स्टूडेंट्स हु आर गुड फॉर नथिंग, इवन दे वांट टू बी द मॉनिटर. फॉरगेट अबाउट द रैंक होल्डर्स, बट इवन स्टूडेंट्स हु आर गुड फॉर नथिंग, द बैक बेंचर्स, जो हमेशा सब टीचर के रिसीविंग एंड पे रहता है,
इवन दे वांट टू बी अ मॉनिटर, बराबर। क्यों? यू हैव एक्सपीरियंस दिस। सबको इंटरेस्ट रहता है भाई मॉनिटर बनने का है, क्लास के ऊपर अपना रूल करने का है, बराबर। सो दिस इज़ द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या बोलते हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। ह्यूमन टेंडेंसी वांट्स टू बी डोमिनेंट अपॉन अदर्स, दूसरों के ऊपर डोमिनेंस करने मिलेगा तो ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगता है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम ऑफ आसाम। आसाम में क्या हुआ था? आसाम ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड। ओके, लेट्स नॉट गेट इन टू डिटेल ऑफ दिस, बट आसाम वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम वेयर आसामी पीपल, जो उधर का आसाम का जो लोग था, दे वर वेरी मच tired up with many of the Bengali migrants, they were staying there. Okay, people from Bangladesh, they ran all the way and they were staying in Assam. Okay, that is the reason why Assam का जो public था वो minority में आ गया था और Bengalis उधर ज़्यादा हो गया था. People from Bengal, not particularly from Bengal, but people from Bangladesh who came as refugees and they started staying in Assam. Okay, so in 1985 the problem बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Rajiv Gandhi, the Prime Minister Rajiv Gandhi and Central Home Minister Shankar Rao Chauhan, they started talking with Assamese leader Praful Kumar Mahanto and they signed an accord, an understanding, and it was decided to send Bangladeshi citizen who has come to India or Assam, okay, send back to their original place, send Bangladeshis back to Bangladesh. Okay, that was decided. Okay, in 1986 elections were held in Assam legislative. ओके, क्या हुआ? उन लोग ने वो किया लेकिन कोई बांग्लादेशी वापस गया क्या? कोई नहीं गया. इवन अभी भी जो एनआरसी का हम लोग ने देखा है, जो सर्वे किया गया था आसाम के अंदर, देयर आर मोर देन 32 lakhs ऑफ बांग्लादेशीज हु आर स्टेइंग ओवर देयर, बराबर. जिसकी वजह से आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जी डिसाइडेड टू implement NRC and throw away all the immigrants. वो तभी गया क्या बाहर? नहीं गया, बराबर. दी प्रफुल्ल कुमार महंतो जो उधर का लोकल लीडर था आसाम का, ही स्टार्टेड डूइंग क्या कि भगाओ बंगाली, भगाओ यहाँ से बंगाली भगाओ. ओके, जैसा आपने महाराष्ट्र में कैसा हुआ था, भैया भगाओ, बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे अन्ना भगाओ, बराबर. साउथ इंडियंस को भगाने के लिए वो टाइम पे बाला साहेब ठाकरे ने भी किया था. ओके, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट. लेकिन प्रफुल्ल कुमार महंतो ने सेम चीज़ किया उधर, बंगाली भगाओ, बंगाली भगाओ. ओके, एंड ही फॉर्म्ड अ पार्टी असम जन परिषद, दैट इज आसाम जन परिषद. इन देयर प्रोनाउंसिएशन इट इज कॉल्ड एट असम जन परिषद. ओके, नाउ द प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वियर्ड है, नॉट एज पर हिंदी. आसाम जन परिषद नहीं बोल सकते इसको, गण परिषद है वो, आसाम गण परिषद. बिकॉज आसाम का जो भी है उनका लोकल लैंग्वेज क्या है, द पीपल ऑफ आसाम दे स्पीक आसामी. नहीं, आसामी करके कोई लैंग्वेज है ही नहीं बच्चा लोग. दे स्पीक उड़िया लैंग्वेज. व्हाट इज़ द लैंग्वेज कॉल्ड? द लैंग्वेज इज कॉल्ड उड़िया. ओके, उड़िया लैंग्वेज बोलता है वो लोग, तो उनका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही है. ओके, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड इलेक्शंस हेल्ड होने के बाद प्रफुल्ल कुमार महंतो ऑफ दी आसाम जन परिषद, वो उसने पॉलिटिकल पार्टी पहले बना लिया था. ही बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर एंड ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम. मतलब क्या हो गया? बंगाली भगाओ, ये भगाओ, वो भगाओ. इट वॉज ओनली, सब उसका नाटकबाजी था, जस्ट टू गेट द पावर. इलेक्शन में जीत गया, पब्लिक ने उसको वोट दिया, आसामी लोगों ने. ही बिकेम द CM और उसके बाद से फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया. अभी जाके नरेंद्र मोदी जी ने जब उधर ध्यान दिया आसाम के अंदर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो ही फाउंड आउट दैट मोर देन 32 लाख ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश आर स्टेइंग इन आसाम. ओके, एंड दे आर स्टेइंग सिंस ईयर्स. 86 बोले तो मतलब 86 के अंदर तो बहुत माइट भी मेरा बहुत सारा स्टूडेंट तो पैदा भी नहीं हुआ रहेगा वो टाइम. ओके, तो वो टाइम से मतलब पब्लिक उधर रह रही थी. बट जो एजिटेशन शुरू किया था प्रफुल्ल कुमार महंतो ने, वो अचानक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गायब हो गया. मतलब क्या था? हिज फाइनल एम वाज नॉट लिबरेशन ऑफ आसाम, बट हिज फाइनल एम वाज टू गेट द रूल्स ऑफ आसाम इन हिज हैंड. जो उस चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसको मिल गया, बराबर. क्या था? सत्ता का लालच मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आसाम का.
सेम थिंग हैपेंड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश नीफा वॉज क्रिएटेड. उधर भी कोई लोकल लीडर ने नीफा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था. एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग अरुणाचल प्रदेश. दे स्टार्टेड कि हमारा कंट्री अलग होना चाहिए. वी आर द रीजन ऑफ द राइजिंग सन. खुद को जापान समझने लगा था वो लोग. 20 फरवरी 1987 इट गॉट अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. स्टेटस क्या दिया उसको? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. मतलब नॉट अ कंप्लीट स्टेट बट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1960 to 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया देन स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी. स्लोली एंड स्टडीली उनको समझ में आ गया कि भाई अलग कंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं है. अलग कंट्री भी बनाएगा तो यही पागल लोग हैं, वापस इलेक्शन लड़ेगा और हम लोग इनको सीएम के बदले पीएम बनाएगा. इन कुर्सी पे तो यही लोग बैठने वाला है. बिकॉज क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं वही कुर्सी पे बैठेगा. स्लोली एंड स्टडीली पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. एंड एरिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पीस आ गया. एंड द गवर्नमेंट दे स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड एंड एजुकेशन. ओके, अब ये प्रॉब्लम कितना बड़ा बड़ा था लालची लोगों का. बराबर ये लोग लीडर बने और लीडर बनने के बाद में उन लोगों ने अपना अपना जो उनको करना था वो करके ले लिया. बराबर. व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो ठीक है चालू है. ओके, सो वी हैव फिनिश टिल अरुणाचल प्रदेश. प्रॉब्लम सबका समझ में आ गया. लेट्स डील व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नक्सलाइट. ओके, वी हैव ऑलवेज सीन नक्सली हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ के अंदर. नक्सली हमला हुआ, नक्सली लोग आतंकवादी उठा के लेके गए, ये वो वगैरह वगैरह. रांची में यही हुआ था. मेरा खुद का छोटा भाई जो है, ही वॉज पिक्ड अप बाय नक्सलाइट ग्रुप. ओके, ही वॉज पिक्ड अप बाय नक्सलाइट ग्रुप अलॉन्ग विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड, जिसकी कंपनी में गया था वो विजिट के लिए. ओके, ही वॉज अ वेरी बिग ट्रेडर ओवर देयर. बहुत बड़ा उसका ये है, क्या बोलते हैं ना, मटन का एक्सपोर्ट का. उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री है मटन एक्सपोर्ट का. एंड सिंस माई ब्रदर वॉज एन एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, वो उधर गया था कुछ मीटिंग के लिए. ओके, एंड उन लोगों को मतलब वहाँ पर रांची में कुछ नक्सलाइट लोगों ने उठा लिया था. लोकल लीडर्स और उधर का जो भी लोग हैं उन लोगों ने उसको बचाया. जिंदा वापस आ गया वो. अभी भी है बॉम्बे में, लेकिन अभी कभी वहाँ रांची जाने का नाम नहीं लेता वो. ओके, बट हाउ दिस नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्टेड. बराबर. नाउ यू हैव सीन इन मेनी सीरियल्स एंड मेनी मूवीज ऑल्सो लाइक मदर इंडिया एंड ऑल. ओके, आप लोगों ने देखा है कि देर वॉज अ सिस्टम कॉल्ड एज जमींदार, विच वर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द एंटायर लैंड इन द विलेज. ओके, जिस गांव का ज़मींदार है वो उसके पूरे ज़मीन का मालिक होता था. एंड फार्मर्स यूज टू वर्क देयर. एंड ज़मींदार यूज टू क्या करता था? खून चूसता था उसका. लाला बोलते हैं ना मदर इंडिया में. ओके, वो तो मनी लेंडर था, बट मोस्टली ज़मींदार दे व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे हैव गिवन यू इन द फर्स्ट पैराग्राफ. नक्सलाइट लोगों ने क्या किया? द नक्सलाइट ऑर्गेनाइज द स्मॉल एंड लैंड होल्डिंग फार्मर. जो छोटे किसान थे उनको सबको इकट्ठा किया. दे ऑर्गेनाइज देम. एंड लैंड लेबरर्स, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ऐसे लैंड लेबरर्स जो दूसरे के खेत में मजूरी करते थे. ओके, इन सबको लेके दे टुक द चार्ज ऑफ द लैंड. उन लोगों ने क्या किया? गांव की पूरी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना शुरू किया और उसके ऊपर लाल फ्लैग लगा दिए, रेड झंडे. And they also started a concept of saying Lal Salam, Lal Salam. You might have heard many a times. Okay, this was also a tradition started by these Naxalite groups. In 1967, all those movements took inspiration from this rebellion. And this particular movement was called as Naxalite movement. वो लोग क्या करता था? ज़मींदारों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके वो ज़मींदारों की ज़मीन गरीब किसानों में बांट देते थे. उनको लूट के उनका पैसा वैसा लेके गरीब किसानों को बांट देते थे. ओके, दिस वॉज कॉल्ड द नक्सलाइट मूवमेंट. एंड जस्ट बिकॉज गरीबों की मदद हो रहा है, पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग दैम. एंड ये नक्सलाइट मूवमेंट जो है, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री. द मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्शन कमिटीज टू रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर बाय द लैंडलॉर्ड, दैट इज ज़मींदार. ओके, ज़मींदार क्या करता था? अगर उन लोग ने ज़मीन का ये नहीं दिया, उसको जो भी वो लोग लेता था रेवेन्यू का पार्ट लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, ज़मींदार को नहीं दिया तो ज़मीन
छीन लेता था, उन लोगों को मारता था, बहुत कुछ करता था। वो आप लोग देख लो, सीरियल के अंदर दिया हुआ है, बहुत सारे सीरियल्स हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसके एपिसोड्स तुम देख सकते हो। लेटर द मूवमेंट स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव, इट टुक रिकोर्स टू टेररिज्म, स्लोली एंड स्टडीली फार्मर्स को हेल्प करते करते व्हाट हैपेंड दिस पर्टिकुलर, अब कोई भी मूवमेंट इफ़ यू स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ गन्स एंड एम्यूनेशंस, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, वो राह से भटक जाएगा एंड इट विल लूज इट्स ऑब्जेक्टिव। सेम हैपन टू नक्सलाइट मूवमेंट ऑल्सो। ओके, और ये कैसे भटक जाते हैं और क्या करते हैं, अगर इसको ध्यान से देखना है तो देयर इज़ अ मूवी, आई विल गिव यू द नेम ऑफ द मूवी, इट इज़ नॉट अवेलेबल in video galleries or anywhere in your video parlors. You can see this particular movie on YouTube, पूरा movie available है। The name of the movie is Buddha in a traffic jam. Okay, the name itself is very controversial. Buddha, B-U-D-D-H-A, Buddha, Lord Buddha. Okay, but the name of the movie is Buddha in a traffic jam. Okay, ये movie देखो, तुमको नक्सलाइट मूवमेंट क्या है बहुत क्लोजली समझ में आएगा। ओके, व्हाट हैपेंड, ये लोग क्या करता था, ये लोग ज़मींदारों से पैसा छीन के गरीब किसानों में बांटते थे, बराबर। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट दे एबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम, जितना भी ज़मींदारी सिस्टम था सब एबॉलिश कर दिया। उसके बाद में ज़मींदारों का जितना भी ज़मीन था उनके कंट्रोल में, लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत उन लोग ने क्या किया, द लैंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स। ओके, तो क्या हो गया, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए नेशनलाइट मूवमेंट लड़ रहे थे वो ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गया, बिकॉज जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ज़मींदार हुआ था प्रॉब्लम, ज़मींदार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बराबर। अब ज़मींदारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली नेक्सलाइट मूवमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। देयर आर मैनी नेक्सलाइट गैंग, दे आर स्टेइंग इन जंगल्स एंड दे आर फॉरेस्ट और रिमोट प्लेसेस आउटसाइड द रीच ऑफ पुलिस एंड अदर थिंग्स, एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग लाइक गब्बर सिंह डाकू, बराबर। कई ऐसे एरिया में रहता है डाका डालने का, पैसा लेने का, लूटने का, ये अभी भी चालू है उन लोगों का। अभी उन लोगों का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है, नाउ इट्स एंटायरली डिफरेंट। वो मूवी के अंदर आपको दिख जाएगा। ओके, वो मूवी एक बार देखो, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। व्हाट दे स्टार्टेड, नक्सलाइट स्टार्टेड प्लानिंग अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जिस एरिया में नक्सलाइट लोगों का नक्सलाइट मूवमेंट है वो एरिया के अंदर दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन गवर्नमेंट एंड देयरफॉर दे बिकेम अ सीरियस चैलेंज फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ यू स्टार्टेड दिस मूवमेंट, बराबर। नाउ जस्ट पे अटेंशन एंड फोकस दैट इफ द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम ज़मींदार, ओके, बाय लॉ ज़मींदारी वॉज एबॉलिश्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो उसके बाद तो ये एजिटेशन या मूवमेंट जो भी था ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन टेंडेंसी, क्या हुआ था, बिकॉज ये लोग क्या करता था, दे यूज टू डू द वर्क ऑफ